चलिए अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसमें हम बात करेंगे वाइटल विलेजेस की, जो काफी इंपॉर्टेंट थे, और कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स की। ये दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमें कंप्लीट करने हैं। इसमें हम समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टाउन्स और विलेजेस आए थे। जैसे आप बात करेंगे जो मौर्यन एम्पायर है, जैसे ही वो खत्म होगा 200 बीसी के आसपास मौर्यन एम्पायर खत्म होने वाला है, और मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स आ जाएंगे। हमेशा की तरह ऐसे ही होता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे ही मौर्यन एम्पायर खत्म होगा तो नए नए जो किंगडम्स है उनका ओरिजिनेशन होगा। आप देखेंगे इंडो ग्रीक्स, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात करूं तो यहाँ पर इंडो ग्रीक्स आ जाएंगे, उसके बाद शाक्य आएंगे या शाकाज आएंगे, उसके बाद कुशानास आएंगे। इस तरीके से पूरी हायरार्की चलने वाली है, इंडो ग्रीक्स, शाकाज एज वेल एज कुशानास। फिर आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में भी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स आएंगे, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जैसे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने मौर्यन के जो लास्ट किंग थे उनको मार के ये अपना किंगडम एस्टैब्लिश करते हैं। पुष्यमित्र के बाद साथ में ही कनवास भी होंगे, और उसके बाद आप देखने वाले लेटर गुप्ता एम्पायर भी यहां से कंट्रोल लेती है 300 एडी के आसपास। ये नॉर्थ एंड सेंट्रल की बात कही। वेस्ट और सेंट्रल के आप देखें तो वहां पे आपको शाकास दिखेंगे, सातवाहनास जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और सातवाहनास जैसे ही खत्म होंगे वाकटकास की स्टार्टिंग होगी, वहां से वाकटकास की कहानी चालू हो जाएगी। अब आप देखिए जो साउथ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, साउथ इंडिया में हमने शुरू में बात की थी 200 बीसी से लेकर 200 एडी। फिर से लाइन पे समझते हैं। यहां पर आपके 200 बीसी में और यहां पर आपके 200 एडी, इन दोनों के बीच का जो टाइमलाइन है इसमें आपको समझ में आएगा। यहां पर आपके चोला चेरास और पांड्यास थे, और यहां से 200 एडी के बाद 500 एडी से चालू हो जाएगा आपका चालुक्यास और पल्लवास की कहानी। तो आप यहां पर मैप में भी देख पा रहे हैं, यहां पर आप देखिए चोला चेरास एंड पांड्यास, और यहां पर आप देखने वाले हैं पल्लवास, और फिर चालुक्यास भी आएंगे। चालुक्यास आने वाले हैं वाकटकास के एरियाज में, ऊपर की तरफ आने वाले हैं चालुक्यास। अब उसी के आसपास आप देखेंगे कहीं ना कहीं टाउन में क्या ग्रोथ आ रही थी, एग्रीकल्चर में किस तरीके से ग्रोथ आ रही थी, क्राफ्ट्स की प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट आ रहा था। सी रूट्स, नई नई सी रूट्स निकल कर आएंगी वेस्ट एशिया के लिए। साथ में आप देखें नई नई बिल्डिंग्स, स्तूपास बनाए जा रहे थे, नई बिल्डिंग्स में नए टेम्पल्स बनाए जाएंगे, नए स्तूपास बनाए जाएंगे। उसके साथ नई नई रूट्स भी निकल कर आएंगी, जो नई ट्रेड रूट्स भी हैं वो भी निकल कर आने वाली है। यहां पर आप देखिए एग्रीकल्चर की बात करने लगे। एग्रीकल्चर में बात हुई किस तरीके से आपको इरिगेशन बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप इरिगेशन बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और जो किंग है वो वेल्दी हो जाएगा। आयरन टूल्स का यूज होगा, ट्रांसप्लांटेशन जो मैंने आपको बताया था, जो पैडी है उसको आप ट्रांसप्लांट करते हैं, और इरिगेशन बढ़िया हो जाएगा। कैनाल्स खोदे जाएंगे, वेल्स, टैंक्स, ये सारी चीजें जो होती हैं, आर्टिफिशियल लेक्स, इन सब चीजों का काम शुरू होगा। इरिगेशन के लिए और ज्यादा फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी, जो फाइनली आपके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, जिससे आपका टैक्स बढ़ने वाला है, टैक्स कलेक्शन में आसानी होने वाली। अब हम बात करते हैं, कैटेगरीज दी हैं लैंड जो ओनर्स होते हैं उनकी कैटेगरीज दी है। तमिल समय में जो तमिल संगम एज है उस समय पे किस तरीके का लैंड कैटेगराइजेशन होता था उसके बारे में। तो एक होते हैं वेल्लेलार, जिनका मतलब होता है जो बड़ा जमींदार, मान लीजिए आप, जो लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं उनको वेल्लेलार कहते हैं। उजवार, उजवार या उडवार कहते हैं उनको, जो ऑर्डिनरी प्लॉमेन है जिनका छोटा मोटा लैंड है उनको आप उडवार कहते हैं। उसके बाद कड़सियार या फिर अडिमई, उनको कहते हैं आप जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स हैं। लैंडलेस लेबरर्स के लिए हमने अभी 5th चैप्टर में भी एक नाम डिस्कस किया, 6th चैप्टर में, सॉरी, जल्दी से मुझे बता दीजिए हमने लैंडलेस लेबरर्स के लिए क्या नाम दिया था। तो कड़सियार्स और अडिमई में लैंडलेस लेबरर्स और स्लेव्स दोनों आते हैं। उसी तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजीज यहां पर चल रही थी नॉर्दर्न पार्ट में। ग्राम भोजक, जिसको आप हेडमैन मानते हैं, जो कि लैंड ओनर होता है, सबसे ज्यादा जमीन जिसके पास होती है उसको ग्राम भोजका कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हेरिडिटरी पोस्ट आने लगे। हेरिडिटरी पोस्ट का मतलब यह है कि एक बार अगर कोई जमींदार बन गया उसका बेटा जमींदार, एक बार कोई राजा बन गया तो उसका बेटा राजा। इस तरीके की चीजें हो रही थी। स्लेव्स को हायर किया जाता था, वर्कर्स को हायर किया जाता था कल्टीवेशन करने के लिए। जी हाँ, कम्मकार, कर्मकार नहीं, कम्मकार होगा वो, राज मेहता, कम्मकार। तो हायर्ड, जहां पे स्लेव्स और वर्कर को भी हायर करने लगे। अब इतनी बड़ी जमीन है तो इस पे ये तो काम करेंगे नहीं, तो उन्होंने हायर कर लिया किसको, स्लेव्स को या वर्कर्स को। इसके साथ आप देखेंगे और भी सारे फंक्शंस किए जाते थे, चाहे आप जजेस की बात करें, पुलिस की बात करें, ये सारे फंक्शंस भी प्ले किए जाने लगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे। जहां पे जजेस और पुलिस की हम बात करें, टैक्सेस भी कहीं ना कहीं कलेक्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। वहां पर किंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किंग के पास पावर था टैक्सेस कलेक्ट करवाने का, उसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करने का।
जो स्मॉल इंडिपेंडेंट आपके लैंड ओनर्स होते थे उनको गृहपति कहते थे, यहां पर आपको उडवार कहते थे। तमिल जो एरिया में संगम टाइम में उसको उडवार कहते थे, यहां गृहपति कहते हैं। और यहां पर जो लैंडस है उसको आप कम्मकार कहेंगे, कम्मकार। जो लैंडस लेबरर्स है उनको आप कम्मकार कहते हैं। साथ में विलेजेस में आप देखेंगे पॉटरी, वीविंग, ब्लैकस्मिथ, कारपेंट्री, ये सारी चीजें होंगी। जब ये सारी चीजें होती तो आप देखिए क्राफ्टमैनशिप बढ़ती है अगर, तो ट्रेड भी बढ़ेगा, ट्रेड में भी इंक्रीमेंट आने वाला है। और जब ट्रेड बढ़ने वाला है तो उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, रीजन्स की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, रीजन्स में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे आप बात करें संगम लिटरेचर की, तो संगम लिटरेचर पर्टिकुलरली 300 बीसी से शुरू होता है। ये माना जाता है कि ये 300 बीसी से शुरू होता है। ये आपका जीरो यहां से चालू होगा 300 बीसी से, मतलब आज से 2300 ईयर अगो की मैं बात कर रहा हूं आपसे। यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशंस किए गए थे, जहां पर असेंबलीज, पोएट्स का ग्रुप मिलता था, झुंड के झुंड पोएट्स के मिलते थे और वहां पर ये अपने कॉम्पोजिशंस करते थे, अपने काव्य रचनाएं करते थे। पर्टिकुलरली ये मदुरई में हुआ था, संगम लिटरेचर का जो मीटिंग हुआ। साथ में जातक कथाओं के बारे में भी चर्चा हुई है, काफी जातक स्टोरीज के बारे में भी डिस्कशन यहां पर होता है, जिसमें सिटीज के बारे में, ट्रैवलर्स के बारे में दिया है, स्कल्पचर्स और आर्कियोलॉजी के बारे में भी बहुत सारी चीजों की खबर मिलती है। जातक कथाओं में हम पर्टिकुलरली बात करें तो चाहे रुरु जातक है, एक आपकी महाकपि जातक है, इस तरीके की बहुत सारी जातक कथाएं होंगी और उन जातक कथाओं से ऑर्डिनरी पीपल को बहुत सारे आइडियाज मिलते थे और ये बुद्धा की पास्ट लाइफ के बारे में डिस्कशन करते थे। तो ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वही पर्टिकुलरली लिखेंगे, क्योंकि इन जातक कथाओं में बुद्धा की पास्ट लाइफ को डिस्कस किया जाता है। और ये आप देखने वाले हैं कि ऑर्डिनरी पीपल भी कंपोज करेंगे या फिर आप देखिए पर्टिकुलरली जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनके द्वारा कंपोज किया जाएगा। बहुत सारे सीन्स हैं जो स्टोरीज में, स्कल्पचर्स जो आपके होंगे उसमें स्टोरी फॉर्म में सीन्स डिपिक्ट किए जाएंगे, सीन दिखाने का प्रयास होगा। जो बिल्डिंग्स है उनको डेकोरेट करना शुरू हो जाएगा, पिलर्स डेकोरेट होंगे और जो रेलिंग्स और गेटवेज हैं उनको भी डेकोरेट किया जाएगा। वो हम पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे स्तूपास की। अब मैं आपको बताऊं कुछ मेजर सिटीज की, जो आपके 12 चैप्टर है जिसमें हम पर्टिकुलरली स्तूपास और टेंपल की बात करेंगे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डेकोरेशन होता था आपके टेंपल्स और स्तूपास का। तो आपको मैंने बताया कि जब 500 बीसी के आसपास जब बड़े बड़े टेंपल, बड़ी बड़ी सिटीज आई, महाजनपद जब बनने लगे तो उनकी वॉल्स काफी फोर्टिफाइड रहती थी। वहां वॉल्स अगर फोर्टिफाइड होंगी तो उसके बाद जो वेल्स आने लगे वो भी काफी रिंग्ड और काफी बड़े बड़े वेल्स आने लगे। यहां जो रिंग वेल मिले हैं, इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं। इन रिंग वेल्स को आज जब एक्सकेवेशन किया गया तो ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि जो रिंग वेल्स बनाए गए हैं ये उस समय टॉयलेट के लिए यूज किया जाते थे, या फिर गार्बेज डंपिंग के लिए यूज किए जाते थे, या फिर ड्रेन्स के लिए, नालियों के लिए भी यूज किए जाते थे। गार्बेज डंपिंग, टॉयलेट या फिर नालियों के लिए, क्योंकि ये एक के ऊपर एक, जैसे बाल्टियां एक में दूसरी फंसी रहती है उस तरीके से फंसे हुए हैं और ये हर घर में अलग से पाए गए, हर घर में ये मिले हैं। इससे ये समझ में आता है ये शायद उस समय ये जो रिंग वेल्स मिले गए हैं सिटीज पे, महाजनपद की, उसमें इनको टॉयलेट्स के लिए या गार्बेज डंपिंग के लिए यूज किया जाता। इसके अलावा आप देखें तो जो पैलेसेस या मार्केट प्लेसेस हैं ये तो अब बचे नहीं है, इसीलिए इनके ट्रेसेस आपको ज्यादा नहीं मिले, इनके एविडेंस नहीं मिले। जो जमीन के नीचे चीजें थी उनके एविडेंस आपको मिले हैं। साथ में लकड़ी से बनाए जाते थे, या फिर आप देखें लकड़ी के अलावा जो भी घास और मिट्टी से बनाए जाते थे, इस वजह से भी इनका सर्वाइव करना काफी कठिन काम था, इसलिए इन्हें सर्वाइव नहीं किया। इसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सेलर्स से और ट्रैवलर्स जो है उनने जो भी चीजें लिखी है उनसे हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक इंपॉर्टेंट पोर्ट के बारे में जिसको आप पढ़ते हैं बे गाजा। बे गाजा का मतलब है यहां पर भरूच की बात की जा रही है। जो भरूच आपका गुजरात में है उसकी चर्चा की गई है ग्रीक के द्वारा, इसलिए उसने उसको बेरगाजा कहा। बेरगाजा, इसके बारे में खासियत ये बताई गई कि काफी नैरो थे ये लेन, देखे आप बहुत नैरो है और यहाँ पर एक्सपर्ट जो फिशरमैन होते हैं वही बड़े बड़े शिप्स को अंदर लेकर आ पाते हैं और वो फिशरमैन जो है उनको किंग अपॉइंट करता है। अब वहां से इंपोर्ट क्या होता था इसके बारे में बताया कि वाइन्स जो है, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, कपड़े, सोना, चांदी, ये सारी चीजें जो है वो इंपोर्ट की जाती थी और एक्सपोर्ट किया जाता था हिमालय के जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, हिमालय के पास जो पौधे होते हैं उनको, आइवरी, एगेट, कार्निलियन, सिल्क, ये सारी चीजें, परफ्यूम्स, ये सारी चीजों को आप एक्सपोर्ट करते थे और कुछ खास गिफ्ट भी लाए जाते थे राजा के लिए। सुंदर सुंदर गाने वाले लड़कों को लाया जाता था राजा के लिए और अच्छे अच्छे कपड़े लाए जाते थे, ये तमाम चीजें राजा के लिए लाई जाती थी। अब वहां से हमें पता चलता है, पहले तो हमें जो आपके ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं
ट्रैवल अकाउंट से भी हमें या ट्रैवल लॉग से भी हमें पता चला। उसके बाद जो वहां के कॉइन्स थे उनसे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है वहां के डेट के बारे में। जैसे जो वेल्थ है वो कैसे मेजर की गई होगी, जो सिक्के हैं वो कहाँ पाए गए, उनमें पंचमार्क से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। आगे के चैप्टर में जब हम समुद्रगुप्त की बात करेंगे, उनको वीणा बजाते हुए देखा गया है कॉइन में, तो उससे समझ में आता है कि हाँ जो राजा है उसके पास लड़ने के अलावा भी बहुत से टैलेंट्स थे। अर्लीस्ट कॉइन्स में आप देखेंगे किस तरीके से सर्कुलेशन में आते हैं, तो 500 साल पहले इनका सर्कुलेशन बढ़ने वाला है, और ये पर्टिकुलरली सिल्वर और कॉपर के देखे जाएंगे। गोल्ड के कॉइन्स कम मिलने वाले हैं आपको, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स ज्यादा मेजर क्वांटिटी में मिलने वाले हैं। ये भी पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये ग्रीक कॉइन है, ग्रीक कॉइन का एग्जांपल है जिसमें दोनों तरफ फेसेस बनाए गए हैं राजा के। अब बात करता हूं मैं बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम आप समझते हैं कि एक तरफ आप देखिए आपके पास टमाटर है, मेरे पास मान के चलिए जौ है, तो हम इस तरीके से एक्सचेंज कर लेते हैं। 1 किलो टमाटर के बदले मुझे 1 किलो आप गेहूं चावल आटा जो भी देना है वो दे दीजिए, तो ये बार्टर सिस्टम चलता है। यहाँ पर मेन फंक्शन जो है वो एक्सचेंज का है। यहाँ पर आप एक चीज को दूसरी चीज से एक्सचेंज कर सकते हो, चाहे आप नमक के लिए चावल एक्सचेंज कर लो, उस तरीके से सिस्टम चलता था। और जो ट्रेडर्स है या ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो आपकी बैलगाड़ियों में होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रेडर्स हैं वो कभी कभी अपनी पूरी फैमिली को लेकर ट्रैवल करते थे, इसीलिए उनको हम बंजारा कहते थे। जहां पर उनको ठिकाना लगाना है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करते थे और ठिकाना लगाते थे। और साथ में हमें इस किताब में यह भी बताया गया है कि जो सॉल्ट प्रोडक्शन था वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता था, हाईली प्रोड्यूस होता था सॉल्ट, काफी हाई क्वांटिटी में सॉल्ट प्रोड्यूस होता था। किताब में यह भी बताया गया है कि जो मथुरा है वो काफी इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया कनेक्शन का, क्योंकि वहां से आपके नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं वो निकला करती थी। इसीलिए जो मथुरा है वो आपका सेंटर पॉइंट बन गया, वो आपका पायोवेट बन गया, जहां से बिजनेस काफी एस्टैब्लिश होने लगा। बड़ी बड़ी मार्केट्स वहां पे दिखेंगे आपको, फोर्टिफिकेशंस होंगे, श्राइन्स आ जाएंगे। श्राइन्स मतलब बहुत बड़े बड़े जो आपके ज्ञानी मॉन्क्स वगैरह हैं उनके श्राइन्स बनेंगे वहां पे। स्कल्पचर्स भी बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे। ये कनिष्क के टाइम की बात है, जो राजा कनिष्क थे उनके टाइम पे ये सारी चीजें आना चालू होंगी। और इसके अलावा आप देखने वाले कि जो फार्मर्स हैं और जो हर्डर्स हैं वो भी खाना वगैरह प्रोवाइड करते थे इन इलाकों में, तो मथुरा काफी इंपॉर्टेंट है उस समय का। तो जो कुषाण साम्राज्य था उसका कैपिटल था मथुरा, सेकंड कैपिटल। पहला जो था आपका, पहला तक्षशिला के पास में था, दूसरा आपका हो जाता है मथुरा। इसके साथ जो रिलीजन था वो भी काफी डेवलप कर रहा था मथुरा में, चाहे बुद्धिज्म की बात करें या फिर जैनिज्म की। और इसके साथ जो कृष्णा है उनकी काफी वर्शिप होती थी। आप जानते हैं बिहारी जी का टेंपल और भी बड़े बड़े टेंपल्स वहां पे बनाए गए हैं मथुरा में, तो वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टेंपल्स थे जो आपके मथुरा में मिलते हैं। इसके साथ आपको इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, स्टोन स्लैब के ऊपर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, स्टैचूज मिलेंगे आपको। स्टैचूज में भी अलग अलग प्रकार के स्टैचूज जो हमें बताएंगे कि मथुरा में किस तरीके का गवर्नमेंट था और किसका राज था उस समय। गिफ्ट्स के बारे में, गिफ्ट किस प्रकार के मिले उसके भी रिकॉर्ड्स हैं, साथ में राजाओं का रिकॉर्ड है, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने मिल जाएंगे यहाँ पर। तो किंग्स, क्वींस, ऑफिसर्स, सारे लोगों के रिकॉर्ड्स यहाँ पर है। क्राफ्टमैन के बारे में भी कहीं ना कहीं दिया गया है, चाहे किताबों में या फिर ट्रैवल रिकॉर्ड्स में। अब हम क्राफ्टमैन की बात करें तो क्राफ्टमैन में पर्टिकुलरली श्रेणीज या फिर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता था, जिसमें एक तरफ आपके क्राफ्टमैन होते थे, दूसरी तरफ मर्चेंट्स होते थे। जो आपके मर्चेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज ट्रेडर्स हैं। वो क्या करने वाले हैं, जो उनके पास पैसा आएगा उसको वो बैंक में जमा कर देंगे, मतलब एक आदमी के पास रख देंगे, और उससे जो उनको इंटरेस्ट आएगा या तो वो उसका खुद यूज करते हैं या फिर वो दान कर देते थे मॉन्क्स को, या फिर कहीं बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी पर्टिकुलर फिलोसफी को वो फॉलो करते थे। और उसके साथ जो उनका सिस्टम ऑफ ट्रेड था काफी ऑर्गेनाइज था। यहाँ क्राफ्टमैन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद ये रॉ मटेरियल लेके आएंगे, और उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी क्राफ्टमैन का ही होता था। तो श्रेणी जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ क्राफ्टमैन एज वेल एज ट्रेडर्स या मर्चेंट्स। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता था और इस तरीके से इनका पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ ट्रेड चलता था। स्पिनिंग और वीविंग की बात करें आप तो स्पिनिंग और वीविंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जानते हैं फाइबर्स बनाने और क्लॉथ बनाने, उसके लिए स्पिनिंग और वीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र में इसके ऊपर एक कहानी दी गई है जिसमें बताया है कि महिलाएं जो लेडीज हैं, चाहे ओल्ड लेडीज हैं, ओल्ड कोटिसान्स हैं, या फिर कोटिसान मदर्स हैं, या फिर आप समझिए कोई डिसेबल्ड विमेन है, इन सारे विमेन्स को काम दिया जाता था आपको स्पिनिंग एंड वीविंग करनी है। अगर आप काम जहां पे कारखाना है वहां पे आप देने आ सकती हैं काम, तो आप देने आइए, पर आप आएंगी सुबह। सुबह क्यों आएंगी? सुबह इसीलिए आएंगी ताकि उस काम को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जाए। जितना काम दिया आपको उतना करना है।
अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आपको फाइन दिया जाएगा या फिर आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, जिसमें आपके अंगूठे को, उस थंब को भी काट लिया जाता था। तो पनिशमेंट्स भी थे। और अगर आपसे कोई ऑफिशियल काम के अलावा और कोई बात करता है तो उस ऑफिशियल को भी पनिशमेंट मिलती थी। इस तरीके के प्रोसीजर्स थे। और क्वालिटी जो है उसको देख के ही और क्वांटिटी को देख के ही पेमेंट हुआ करते थे। तो पूरा आपको अर्थशास्त्र में प्रॉपर सिस्टम मिल जाएगा स्पिनिंग एंड वीविंग का। अब यहाँ पे अब बात आती है एक और बड़े पोर्ट की। हमने एक पोर्ट है जो भरूच, जिसको आप बेसगारा कहते हैं, बिरगाजा के बाद हम बात करेंगे अरिकमेडु की, जो कि पौंडीचेरी है। यहां पर डेवलपमेंट्स होते हैं आपके 200 बीसी से लेके 100 बीसी तक। अब यहां पर आप समझिए आपका 200 बीसी है, यहां पर आपका 0 है और यहां 100 बीसी। यहां तक आपको डेवलपमेंट्स देखने मिलेंगे। मतलब ये 300 साल तक ये काफी ग्रो करने वाला है, काफी ज्यादा यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होने वाले हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर के लिए भी बहुत सारे गुड्स भेजे जाते थे। और इसको बनाया गया था बड़ी बड़ी ईंटों से और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना था। वेयर हाउस भी थे यहाँ पे। और आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन से डबल हैंडेड जार्स, जिनको आप M4 कहते हैं, वो मिलते हैं। एरेंटाइन वेयर्स, जो कि आपके रेड ग्लेस चमकदार पॉटरीज हैं, वो इटली से, वो यहाँ पे मिलती हैं। साथ में आपको मिलता है क्लेस से जो स्टैम्प्ड वगैरह है, स्टैम्प्ड मोल्ड वगैरह, वो भी यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। रोमन लैम्प्स, स्मॉल टैंक्स कपड़े रंगने के लिए, ये भी वहां पे देखने मिलते हैं। और जो बीड्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, इनके बारे में भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है अरकमेडु से। तो अरकमेडु में भी काफी ज्यादा चीजें बिजनेस के लिए आती थी और काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ये आपको यहाँ से देखकर समझ में आता है। आगे हम बात करते हैं। आगे की चर्चा जो चलने वाली है वो आपकी चलेगी रोम के बारे में। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्कशंस किए गए एनसीईआरटी में उनको कवर करें। तो रोम में भी आप देखने वाले हैं कि जो ओल्डेस्ट सिटी है यूरोप की, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स देखने मिले। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट राजा था जिसका नाम था अगस्टस। इसने 2000 साल पहले की बात यह है, इन्होंने ब्रिक्स की जो रोम था, जो ईंटों से बना था, उसको मार्बल सिटी बना दिया। उसने संगमरमर की सिटी बना दिया रोम को। यहाँ पर एम्पी थिएटर्स थे, जो आपने बहुत सारी पिक्चर, चाहे ग्लैडिएटर देखी हो आपने, या फिर स्पार्टकस देखी हो आपने, या फिर आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा एक एम्पी थिएटर था, ऐसे सर्कुलर स्टेडियम बनाया जाता था जिसमें तमाम तरीके के खेल होते थे। साथ में पब्लिक बाथ बनाया जिसमें टाइमिंग्स अलग अलग थी। मेन और वेमेन के लिए नहाने के लिए अलग से टाइमिंग्स थी। लोगों को मिलने और रिलैक्स करने के लिए ऐसी जगह बनाई गई। साथ में एक्वाडक्ट्स थे। एक्वाडक्ट्स का मतलब होता है पानी निकलने के लिए चैनल्स दिए गए थे। पानी भरना और निकालने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए प्रॉपर चैनल्स थे। इनको भी उस समय बनाया गया था। बाथिंग, नहाने के लिए फव्वारे और बाथरूम, तीनों चीजों की अच्छी व्यवस्था थी। टॉयलेट्स की भी अच्छी व्यवस्था थी। तो यहाँ पर हमने जो समअप किया, ये डिस्कशन आपको क्लियर हो गया होगा मैं किस चीज की बात कर रहा था। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात की है, चलिए आप जल्दी से मुझे बताइए हमने किस किस जगह की बात की। हमने यहाँ पे बात की ट्रेडर्स की, हमने यहाँ पर बात कर ली इंपॉर्टेंट सिटीज की, विलेजेस की, हमने बात की इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की, जहां हमने देखा अरकमेडु और बिरगाजा, ये दोनों हमने देखे। हमने देखा कि मर्चेंट्स जो है, मर्चेंट्स के अंदर जो श्रेणीज होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। हमने अर्थशास्त्र में जिस तरीके से उन्होंने वीविंग की बात की वो भी हमने देखा। और फाइनली हमने डिस्कशन किया रोम के बारे में कि रोम में किस तरीके की बिल्डिंग्स बनाई गई थी।